तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेटी से छेड़छाड़ की थी, मां ने पेट्रोल डाल युवकों को जिंदा जला डाला। यूपी मिशन पर अमित शाह लखनऊ में बोले, योगी जी को फिर चुने, हम यूपी को नंबर 1 राज्य बना देंगे। पुलिस ने हटाई गाजीपुर बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग, NH 9 और दिल्ली से मेरठ जाने के लिए रास्ता खुले। 3 मंदिरों के दर्शन, नफीसा अली और लिएंडर पेस को ज्वाइन कराई टीएमसी। गोवा पहुंची ममता बनर्जी एक्शन में। चीन ने धमाका करके धमकाया, बदलती अमेरिकी प्रशांत नीति के जवाब में ड्रैगन ने पानी में विस्फोट कर बंदरगाह उड़ाने का टेस्ट किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान, लिव इन रिलेशनशिप व्यक्तिगत फैसले के रूप में देखने की जरूरत। खरीदार भारत की सरकार ही थी, पेगासस पर इजरायली दूत की टिप्पणी पर बोली चिदंबरम। पेट्रोल डीजल ने फिर लगाई महंगाई की हैट्रिक। जूही चावला ने ली आर्यन खान की जमानत, कहा बचपन से जानती हूं पर आज अटक गई रिहाई। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के लिए तालिबान फरमान, मैच में राष्ट्रगान के दौरान भावनाओं पर काबू रखने का निर्देश। सेक्टर 75 एरिया में 17 अक्टूबर को मिला अज्जला शव, किसी विदेशी का नहीं बल्कि बल्लभगढ़ में रहने वाले युवक का था। पुलिस का दावा है कि पवन एक शादीशुदा महिला के साथ 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसी बीच पवन ने महिला की 14 साल की बेटी से छेड़छाड़ की, जिससे दोनों में झगड़ा होने लगा। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि महिला ने पेट्रोल डालकर पवन को जिंदा जला डाला। सेक्टर 65 क्राइम ब्रांच ने मामले में आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के पठानकोट में 2 बेटियों के साथ रहने वाली महिला का पति फरीदाबाद में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2019 में पति की ब्लड कैंसर के चलते मौत हो गई। पति की जगह पत्नी को फरीदाबाद की कंपनी में नौकरी मिल गई। यहाँ आने पर महिला की कंपनी में नौकरी करने वाले पवन के साथ बातचीत होने लगी। बातचीत दोस्ती में बदली और दोनों 2019 में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। महिला की दोनों बेटियां पंजाब में ही रह रही थी। इसी बीच 14 साल की बड़ी बेटी मां के साथ रहने के लिए बल्लभगढ़ आ गई। आरोप है कि यहां पवन ने महिला की बेटी से छेड़छाड़ की। बेटी ने सारी बात मां को बताई। इस पर पवन और महिला का झगड़ा हो गया। रोज रोज बढ़ते झगड़े से महिला को गुस्सा आ गया और उसने पवन को मारने की साजिश रच डाली। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, राधामोहन सिंह, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, अनुराग ठाकुर ने भव्य स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ में विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज किया। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में शाह ने अवध क्षेत्र के शक्ति प्रभारियों और संयोजकों को बूथ जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही प्रदेश में भाजपा के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान शुरुआत भी की। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लगभग आधे घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी करारे हमले किए और कई सवाल भी पूछे। उन्होंने बताया कि कैसे भाजपा ने 5 साल में प्रदेश की स्थिति को सुधारने का काम किया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के चलते बंद पड़े रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बहाल कर दिया है। गुरुवार को टिकरी बॉर्डर का एक रास्ता खोलने के बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग हटा रही है। पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को खोल दिया गया है। शुक्रवार सुबह मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें आदेश मिल चुके हैं, उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नफीसा अली और मृणालिनी देश प्रभु को टीएमसी ज्वाइन करवाई। दोपहर को चर्चित चेहरे के पार्टी में शामिल होने की खबरें आ रही थीं और यह चेहरा था लिएंडर पेस का। ममता गोवा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहुंची हैं। उनके यहां पर एक के बाद एक प्रोग्राम है। वह 3 प्रमुख मंदिर भी जाएगी। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि गोवा में जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी की मौजूदगी में गोवा तृणमूल कांग्रेस परिवार में नफीसा अली और मृणालिनी देश प्रभु ने पार्टी ज्वाइन की है। इसके बाद ममता बनर्जी ने टेनिस स्टार और ओलंपिक मेडल विजेता लिएंडर पेस को टीएमसी में शामिल कराया।
चीन ने पानी के भीतर विस्फोटक से अज्ञात लोकेशन पर एक घाट को उड़ा दिया। ये इस तरह का पहला परीक्षण है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को युद्ध की स्थिति में दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्ध में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ भी किया जा सकता है। चीनी अखबार के मुताबिक पानी के भीतर विस्फोटकों का इस्तेमाल प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को बदलने का जवाब में किया गया है। दावा है कि अमेरिका अपनी सेना का एक जगह न जुटाकर छोटे स्थानों में भेजकर उन्हें विभाजित कर रहा है ताकि वह हमलों से बच सके। ऐसे में चीन द्वारा इस तरह के हथियारों का विकास किया जा रहा है। अखबार ने कहा कि पानी के नीचे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके चुपके से हमले को अंजाम दिया जा सकता है। लिव इन रिलेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की सहचर्य यानी लिव इन रिलेशन जीवन जीने का नजरिया और हिस्सा बन गया है। इसे व्यक्तिगत फैसले के रूप में देखने की जरूरत है, न कि सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर। यह टिप्पणी जस्टिस प्रतिकर दिवांकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दो जोड़ों की याचिका की सुनवाई करते हुए की है। दोनों के मामलों में परिवार उनके जीवन के प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप कर रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिश्तों को मान्यता भी दी है, इसलिए उसे सामाजिक नैतिकता के बजाय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखना उचित होगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान में मिले जीवन के अधिकार व व्यक्तित्व स्वतंत्रता की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र पर हमला किया। उन्होंने इजरायली दूत की टिप्पणी का हवाला दिया और दावा किया कि भारत के मामले में खरीदार निश्चित रूप से भारत सरकार थी। बता दें कि दूत ने कहा था कि उनका देश एनएसओ जैसी फर्मों को गैर सरकारी प्लेयर का काम बेचने की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत में लक्षित निगरानी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के उपयोग की जांच के लिए 3 सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। साथ ही अदालत ने कहा, सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर बच नहीं सकती और इसे हवा नहीं बनाया जा सकता जिसका जिक्र होने मात्र से न्यायालय खुद को मामले से दूर कर ले। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लगातार तीसरे दिन इनकी कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 35 पैसे के इजाफा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के बाजार में गुरुवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 108.64 रुपए और डीजल की कीमत 97.37 प्रति लीटर पहुंच गई है। ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल से रिहाई अटक गई है। एक्ट्रेस जूही चावला ने उनकी 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर जमानत ली है और वकीलों ने सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। हाईकोर्ट से जमानत का आदेश जारी होने के बाद एक्ट्रेस जूही चावला एनडीपीएस कोर्ट पहुंची और 1 लाख रुपए का बॉन्ड जमा कराया। उनके साथ आर्यन खान के वकील भी थे। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जेल प्रशासन तक देर से जमानत की कॉपी पहुंची। इसके चलते अब शनिवार को ही उनकी जेल से रिहाई होगी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसके तहत गुरुवार को उसने बेल की अर्जी मंजूर की थी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इस समय आईसीसी टी20 विश्व कप में हिस्सा ले रही है। इस विश्व कप में सोमवार को उसका सामना स्कॉटलैंड से था। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेल गए मैच से पहले जब अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान बजा तो इस देश के खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे। इस घटना के बाद क्या तालिबान सरकार अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। राशिद खान से जब गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जब अफगानिस्तान की स्थिति और टी20 विश्व कप में खेलने को लेकर भावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद संभलकर सवालों के जवाब दिए। राशिद वो खिलाड़ी हैं जिसने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया था, लेकिन सुपर 12 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले वे सुरक्षित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। एक न्यूज चैनल को पता चला कि जब टीम के खिलाड़ी स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच से पहले जब देश फहराने और राष्ट्रीय गान के समय जब रोए थे, उसके बाद तालिबान की सरकार ने खिलाड़ियों से संपर्क किया। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान का झंडा भी बदला है और अब ये काले सफेद रंग का है। साथ ही देश में राष्ट्रीय गान को बैन कर दिया गया है।